Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module number is 116 and 117. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मॉड्यूल स्टार्ट है यहाँ से. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फर्स्ट पे आता है वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स एंड सेकंड वन इज डाटा स्ट्रक्चर. मॉड्यूल 116 वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप. वेरिएबल्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं कि वेरिएबल्स है क्या. High level programming language allow locations in main memory to be referenced by descriptive names rather than by numeric address. Such name is known as a variable. Variable क्या high level programming language allow करती हैं यूज़र्स को कि जो भी डाटा सेव करवाना है मेमोरी में उसको वो क्या करे कि डिस्क्रिप्टिव नेम के थ्रू सेव करवाए rather than के नुमेरिक एड्रेसेस और नुमेरिक्स नेम हो. वो जो डिस्क्रिप्टिव नेम्स है उन्हें कहा जाता है वेरिएबल. वेरिएबल इन प्रोग्रामिंग्स में नॉट डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल्स इन मैथमेटिक्स. अब जो वेरिएबल्स होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो यूज़ किए जाते हैं वो डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्ड नहीं करते उन वेरिएबल्स के जो जिन कंसेप्ट होता है मैथमेटिक्स में वेरिएबल्स का. एग्जाम्पल में है वेरिएबल x इज़ इक्वल टू 1. अब क्या है मेमोरी में हमने वैल्यू स्टोर करवाई है 1 तो उसको क्या किया शो करवाया सेव करवाया उसके डिस्क्रिप्टिव नेम से x से. x का वेरिएबल यूज़ करते हुए हमने 1 स्टोर करवाया है मेमोरी में. नेक्स्ट है डाटा टाइप्स. अ डाटा टाइप इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विच टेल्स द कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाउ द प्रोग्रामर इंटेंड टू यूज़ द डाटा. अब डाटा टाइप क्या है क्लासिफिकेशन है डाटा की जो बताता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर को कि प्रोग्रामिंग में या प्रोग्रामर कौन सा डाटा यूज़ कर रहा है. मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट वेरियस टाइप्स ऑफ डाटा इंक्लूडिंग इंटीजर रियल करैक्टर और स्ट्रिंग एंड बूलियन. मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सपोर्ट करता है वेरियस डाटा टाइप्स को करता है. मेन जो डाटा टाइप्स हैं मोस्टली यूज़ की जाते हैं उसमें फर्स्ट पे आते हैं इंटीजर करैक्टर स्ट्रिंग और बूलियन एंड रियल. डाटा टाइप्स इंटीजर में आ जाते हैं सिंपल वर्ड्स आ जाते हैं हमारे 1 18 2 3 कुछ भी ऐसे वर्ड हो जो क्या हो डेसिमल में ना हो फ्लोटिंग पॉइंट में ना हो. डबल में आ जाते हैं फिर 12.84 43 पॉइंट ये आगे इसकी एग्जाम्पल है. स्ट्रिंग में क्या है हेलो अली स्टूडेंट या कुछ भी हो लॉन्ग डाटा हो जाए वो स्ट्रिंग में आता है. करैक्टर में ABC नेम आते हैं. बूलियन में क्या होता है ट्रू और फॉल्स. बूलियन ऑपरेशंस के बारे में हम प्रीवियस मॉड्यूल्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी कर चुके हैं. Suppose then we want to use the variable weight limit in a program to refer to an area of main memory. अब क्या करेंगे एक वेरिएबल को सपोज करते हैं हमने यूज़ किया एक वेरिएबल नेम है उसका वेट लिमिट और क्या किया रेफ़र कर दिया है कोई भी स्पेसिफिक एरिया उसे मेन मेमोरी में जो कंटेन कर रहा है न्यूमेरिक वैल्यू पे टू उसको इम्प्लीमेंटेशन की. इन द लैंग्वेज C++, जावा एंड C# वी वुड डिक्लेयर आवर इंटेंशन बाय इंसर्टिंग द स्टेटमेंट. अब एग्जाम्पल में देखें इंट ये क्या है इंटीजर की. ठीक है इंटीजर की हमारे पास डाटा टाइप आ गया. वेट लिमिट क्या है वेरिएबल है. अब देखें यहाँ से हमें अब पता लग रहा है कि जो वैल्यू स्टोर्ड है वेट लिमिट के थ्रू जो वैल्यू स्टोर की गई है मेन मेमोरी में वो क्या है एक इंटीजर वैल्यू. या तो वो वैल्यू 1 है 2 है या 3 है. ऐसे कोई भी रैंडमली वैल्यू हो सकती है जो मेमोरी में स्टोर है. नेक्स्ट क्या है अब हमने जब डिक्लेयर करवाना है वेरिएबल्स को कि उनकी डाटा टाइप क्या है तो मस्ट नहीं है कि हमने हर एक वेरिएबल के साथ एक अलग डाटा टाइप लिखनी है. ठीक है अब यहाँ देखें इंटीजर के डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं. इंट का वर्ड हमने यूज़ किया डाटा टाइप है ये. हाइट विड्थ अब क्या हो यहाँ पे हो रहा है कि हाइट भी क्या है इंटीजर में है और जो विड्थ है वो भी क्या है इंटीजर्स में है. मतलब अगर हाइट स्टोर है 8 है तो क्या होगी विड्थ होगी वो 9 या 10 हो सकती है. अब नेक्स्ट में है इंट वेट लिमिट. अब वेट लिमिट यहाँ पे जस्ट हमने पहले क्या किया था कि वैल्यू को जो वेरिएबल था उसको डिक्लेयर किया था इंट के उसकी डाटा टाइप है इंटीजर. अब यहाँ पे क्या हो गया इंटीजर इंट वेट लिमिट इक्वल टू 100 के क्या है वेट लिमिट 100 के इक्वल है. आप देखिए 100 क्या है इंटीजर है इंटीजर डाटा टाइप है. The type boolean refer to the data item that can take only the value true or false. अब boolean data type जो है वो रेफ़र करते हैं डाटा आइटम को या तो जो डाटा की वैल्यू है वो ट्रू में होगी या फॉल्स होगी या तो वो 0 होगी या तो फिर 1 होगी. ऑपरेशन ऑन डाटा ऑफ boolean इंक्लूड inquiries as to whether the current value is true or false.
जो ऑपरेशंस होते हैं बूलियन ऑपरेशंस वो भी क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं कि या तो करंट वैल्यू ट्रू है या तो फॉल्स है। फॉर एग्जांपल इफ़ द वेरिएबल लिमिट एक्सीड वाज डिक्लेयर टू बी द टाइप ऑफ बूलियन देन द स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म। अब ये देखें कि अगर लिमिट एक्सीड कर गई है, इफ़ लिमिट एक्सीड, अगर इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट आते या तो फिर ट्रू होगा या तो फिर फॉल्स होगा। बूलियन डाटा टाइप में मेन जो आ जाती है यहाँ पे इफ़ और एल्स में आता है ये। द डाटा टाइप that are included as primitive in programming language such as int for integer and char for character are called primitive data type। मोस्टली जो इंक्लूड होते हैं primitive data type प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो यूज़ की जाती हैं। primitive data type है इंटीजर, int यूज़ किया जाता है इंटीजर के लिए, और करैक्टर के लिए चार का वर्ड यूज़ किया जाता है करैक्टर CHAR। मॉड्यूल नंबर 117 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आता है डाटा स्ट्रक्चर। इन एडिशन टू डाटा टाइप वेरिएबल्स इन अ प्रोग्राम और ऑफ्टन एसोसिएटेड विद डाटा स्ट्रक्चर। एडिशन में क्या होता है कि जब भी प्रोग्राम राइट करने होते हैं हमें, तो वो किस में राइट किए जाते हैं, एसोसिएट होता है डाटा स्ट्रक्चर में, विच इज़ अ कॉन्सेप्चुअल शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा। डाटा स्ट्रक्चर के थ्रू क्या होता है कि किसी भी प्रोग्राम को जब हमने राइट करना होता है, उसमें वेरिएबल्स राइट करने होते हैं, तो उसको प्रॉपर शेप और अरेंजमेंट ऑफ डाटा हो जाता है यूज़ करते हुए डाटा स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इज़ नॉर्मली व्यूड एज अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ करैक्टर। अब टेक्स्ट क्या है, व्यू करते हैं कि ये लॉन्ग स्ट्रिंग है करैक्टर्स की। वेयर सेल्स रिकॉर्ड माइट बी इनविजनाइज्ड एज अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज़। अब क्या है, सेल्स रिकॉर्ड है, एक प्रॉपर टेबल है, उसमें क्या होगा, रिकॉर्ड सेव होगा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट और शेप बन जाएगी उस डाटा के सेल्स रिकॉर्ड के। वेयर ईच रो रिप्रेजेंट द सेल्स मेड बाय द पार्टिकुलर एम्प्लॉय। अब क्या है, हर एक रो जो होगी उस टेबल में वो रिप्रेजेंट करेगी सेल्स को पार्टिकुलर एम्प्लॉय की, और हर एक कॉलम रिप्रेजेंट करेगा जो भी सेल पार्टिकुलर डे में कोई भी सेल जो मेड हुई है किसी भी की एम्प्लॉय की। वन कॉमन डाटा स्ट्रक्चर इज़ द अरे। जो वन कॉमन डाटा स्ट्रक्चर है वो मोस्टली यूज़ किया जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो अरे है, विच इज़ द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम टाइप सच एज वन डायमेंशनल लिस्ट और टू डायमेंशनल टेबल विद रो एंड कॉलम और इन टेबल विद हायर डायमेंशन। अब जो अरे होता है वो क्या है, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, डाटा स्टोर किया जाता है। अरे अब होता है वन डायमेंशनल लिस्ट में भी होता है, टू डायमेंशनल में भी और हायर डायमेंशन में भी आता है। एग्जांपल में है इंट स्कोर 2 and 9। अब ये देखें ये अरे है, स्कोर्स क्या है, 2 भी अरे और ये 9 भी, ये अरेज आ जाता है। इन ब्रैकेट्स को यूज़ करते हुए जो बिग ब्रैकेट है इसको यूज़ करते हुए हम अरे को डिक्लेयर करवाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, सी में और C++ में। The variable score will be used in the following program until refer to the two-dimensional array of the integer having 2 rows and 9 column। अब क्या है इसमें देखें, 2 डायमेंशनल को यूज़ करते हुए देखें इसमें तो क्या है कि 2 रोज़ हैं और क्या है उसके 9 कॉलम है। द इन सेम स्टेटमेंट इन फॉर्टन वी वुड रिटर्न एज इंटीजर स्कोर 2 and 9। अब फॉर्टन में जब राइट करना है तो क्या होगा, इंटीजर आएगा कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा, देन स्कोर्स 2 and 9। स्कोर क्या, ये अरे का जो भी नेम है कुछ भी असाइन किया हुआ वही आ जाएगा। आप देखें डिफरेंस क्या है, सी में हमने कैसे डिक्लेयर करवाया अरे को और फॉर्टन में कैसे करवाया, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वंस एन अरे हैज़ बीन डिक्लेयर, जब क्या होगा अरे डिक्लेयर हो जाएगा, इट कैन बी रेफर्ड एल्सवेयर इन द प्रोग्राम बाय इट्स मेन। क्या होगा कि इसको प्रोग्राम में किसी भी नेम से इसको डिक्लेयर करवा सकते हैं, और इंडिविजुअल एलिमेंट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय मीन्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज कॉल्ड इंडाइसिस। अब जो क्या होगा अरे में हर एक वैल्यू को हम इंडिपेंडेंटली क्या करवा सकते हैं, डिक्लेयर करवा सकते हैं, शो करवा सकते हैं, दैट स्पेसिफाई द रो कॉलम एंड सो ऑन डिजायर। अब जो क्या है किसी भी रो में स्पेसिफाई कर रही है वो वैल्यू, या किसी भी कॉलम में स्पेसिफाई कर रहे हैं इंटीजर की वो वैल्यू। अब यहाँ एग्जांपल है इस डायग्राम में 2 डायमेंशनल अरे की, जिसमें क्या है 2 रोज हैं और क्या है 9 कॉलम्स हैं। अब 2 4, अब ये देखें 2 क्या है सेकेंड रो आ गई और 4 क्या हो गया उसका वो ब्लॉक कॉलम आ गया। Scores 2 4 in Fortran where indices start at 1। अब यहाँ से क्या हो रहा है, पॉइंट स्टार्ट 1 एंड डेरिवेटिव्स वेयर इंडिकेट्स स्टार्ट्स एट 0। अब ये देखें स्कोर सी में इसको कैसे लिया सी लैंग्वेज में कि पहले फर्स्ट आ गया अरे, फिर नेक्स्ट क्या 1 2 and 3, थर्ड अरे में यहाँ से वो क्या होगा स्टार्ट हो चुका। दोनों में क्या है इनका डिफरेंस है बहुत ज़्यादा।
In contrast to an array in which all data items are the same type and aggregated type, also called a structure, a record, or sometimes a heterogeneous array, is a block of data in which data element can be have different type. अब क्या है, array में के data items की जो type होती है वो same होती है, aggregated type के भी हो सकते हैं. वो aggregate type अब कौन सी होगी? आल्सो कार्ड आ स्ट्रक्चर भी कहते हैं उसको, रिकॉर्ड या समटाइम्स हेट्रोजीनियस अरे भी होते हैं. डिफरेंट नेम है एग्रीगेटेड टाइप के. ये ब्लॉक्स ऑफ डाटा जिसमें क्या होता है, डिफरेंट डाटा होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन हैव डिफरेंट टाइप्स. अब क्या, हर मल्टीपल एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट क्या होते हैं जो सेव होते हैं, हर एक की जो टाइप है वो डाटा टाइप डिफरेंट हो सकती है. स्ट्रक करैक्टर नेम आ गया. टेबल है हमारे पास, ये कोई भी करैक्टर नेम क्या है. अब नेम जो है वो 2 5 ये अरे की उसका नंबर आ गया. इंट एज आ गई उसकी. फ्लोट क्या है, स्किल रेटिंग आ गई. और फिर यहाँ पे फंक्शन कंप्लीट हो गया, एम्प्लॉय का टेबल आ गया. ये अब देखें यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉय नेम आ गया फर्स्ट पे. 23 पे क्या है, एम्प्लॉय की एज आ गई. और 6.2 अभी क्या है, एम्प्लॉय स्किल रेटिंग आ गई. मतलब एक अरे है ना, कोई भी टेबल है वो अरे उसकी बनी हुई है, तो हर एक जो एलिमेंट होगा अरे का, उसमें हर एक सेल में क्या होगा, डिफरेंट डाटा टाइप के एलिमेंट्स स्टोर होंगे. हर एक इन्फॉर्मेशन की जो डाटा टाइप है वो दूसरी से सेपरेट होगी. यहाँ पर होता है मॉड्यूल कंप्लीट. नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS101. Today our module number is 118 to 121. Programming languages. प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में नेक्स्ट है हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंट्रोल स्ट्रक्चर. कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है इफ़ स्टेटमेंट एंड इट्स एग्जांपल. नेक्स्ट है कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप. मॉड्यूल नंबर 118 है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में असाइनमेंट स्टेटमेंट. In computer programming, an assignment statement sets or resets the value stored in storage location denoted by a variable name. In other words, it copies a value into the variable. प्रीवियस मॉड्यूल में हमने स्टडी किया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, कैसे वो वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं मेमोरी में. अब असाइनमेंट स्टेटमेंट में भी उसी से रिजेंबल करती है. असाइनमेंट स्टेटमेंट हमने स्टोर करवाया मेमोरी में कोई भी नंबर, इंटीजर में हमने स्टोर करवाया, फ्लोट में था, करैक्टर में था, उसकी डाटा टाइप कोई भी थी. अब क्या किया, जब हमने उसे मेमोरी में स्टोर करवाया तो हमने कोई भी वेरिएबल यूज़ किया, वेरिएबल उसके डिस्क्रिप्टिव नेम से उसको मेमोरी में स्टोर किया. वो जो डिस्क्रिप्टिव नेम था वो वेरिएबल था. अब क्या हुआ कि जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई मेमोरी में वो असाइन की गई उस वेरिएबल को, उस डिस्क्रिप्टिव नेम को. वो जो डिस्क्रिप्टिव नेम है उसको जब हम वैल्यू असाइन करेंगे, कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे वेरिएबल को, तो असाइन जो होगी वो होगी वैल्यू असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, इक्वल के थ्रू. उस वैल्यू को, वेरिएबल को इक्वल कर देंगे उस वैल्यू को जो वैल्यू स्टोर करवाई है मेमोरी में. बेशक वो वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप में है, वो फ्लोट में है, वो करैक्टर में है, वो बूलियन में है, किसी भी डाटा टाइप में है. In most imperative programming language, the assignment statement is a fundamental construct. अब क्या है, most imperative languages में जो assignment statement क्या एक fundamental construct है. एग्जाम्पल इसकी आती है स्टेटमेंट की z इक्वल टू x प्लस वाई. अब z एक वेरिएबल है, उसको इक्वल कर दिया दो वेरिएबल्स के x प्लस वाई का. मतलब जो x प्लस वाई का सम आएगा वो किसके इक्वल होगा, z के इक्वल होगा. असाइन कर दिया x प्लस वाई को z के इक्वल. अब x क्या है, ये भी एक वेरिएबल है, और y भी क्या है, एक वेरिएबल है. अब इनको क्या होगा, मल्टीपल जो क्या है वैल्यूज़ हैं वो असाइन की गई हैं. इन सी एंड सी प्लस प्लस एंड जावा में क्या होगा, ये असाइन की जाएंगी इक्वल से. लेकिन अदर लैंग्वेजेस में क्या होगा, जब असाइन करना होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करना होगा, वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करनी होगी, तो क्या होगा, जी के बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे, देन इक्वल का साइन आएगा. लेकिन सी, सी प्लस प्लस, सी हैश और जावा में क्या था कि हमने जी के बाद डायरेक्ट इक्वल का साइन यूज़ किया असाइन करने के लिए वैल्यूज़ को, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया. लेकिन इसमें क्या होगा, जी के बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे, कॉलन के बाद फिर इक्वल, देन x प्लस वाई. मॉड्यूल नंबर 119 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में है कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ़ स्टेटमेंट. अब इफ़ स्टेटमेंट में क्या था कि ये हमारे पास एक बूलियन ऑपरेटर के थ्रू है, या तो फिर स्टेटमेंट, या तो जो हमारी इनपुट है वो ट्रू होगी या तो फिर फॉल्स होगी. मतलब कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई या तो क्या होगी, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी. स्टेटमेंट ए अगर रॉन्ग हो गई इफ़ कंडीशन तो क्या होगी, स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी. For example, if a student gets more than or equal to 50 marks, the student passes the examination. To donate this using if statement we will proceed. अब देखिए ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास कि स्टूडेंट ने गेट किए हैं मार्क्स 50, या उसके जो मार्क्स है स्टूडेंट ने गेट किए वो 50 हैं या तो फिर 50 से ज़्यादा हैं. इफ़ स्टेटमेंट के थ्रू देखते हैं.
इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50, अगर तो मार्क्स ग्रेटर हैं या इक्वल हैं 50 से, यू हैव पास द एग्जामिनेशन, पास कर लिया एग्जामिनेशन। एल्स अगर तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, मार्क्स 50 हैं, 51 हैं या 52 हैं, तो क्या होगी, आउटपुट आएगी यू हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर मार्क्स हैं 49 हैं, 48 हैं, लेस दैन 50 हैं, तो एल्स की कंडीशन जो है वो ट्रू होगी, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट बी एग्जीक्यूट होगी, यू हैव फेल्ड द एग्जामिनेशन, ये आउटपुट आ जाएगी। इफ़ एल्स स्टेटमेंट सेम है बूलियन ऑपरेटर की तरह, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। नेक्स्ट है मॉड्यूल 20, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है कंट्रोल स्ट्रक्चर इफ एल्स स्टेटमेंट की एग्जांपल। सपोज अ यूनिवर्सिटी वांट टू गिव अ स्कॉलरशिप इफ अ स्टूडेंट गेट्स मोर देन 3.0 CGPA इन अ गिवन सेमेस्टर। अगर तो क्या है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देगी स्टूडेंट को अगर उसका GPA है CGPA 3.0 से ज़्यादा है। अब ये देखें, प्रीवियस में क्या था कि जो डाटा टाइप थी वो थी हमारे पास इंटीजर में, 50 क्या था, एक इंटीजर डाटा टाइप को होल्ड कर रहा है। नेक्स्ट में क्या है, इस एग्जांपल में 3.5 है, तो ये क्या है, फ्लॉट है। फ्लॉट f इक्वल टू 3.5 इफ CGPA ग्रेटर देन इक्वल टू 3.0, तो हमारे पास आउटपुट क्या आ जाए, गिव स्कॉलरशिप। एल्स क्या हो, सॉरी यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर द स्कॉलरशिप। अगर तो CGPA 3.0 है या 3.1 है, 3.2 है, तो क्या आउटपुट आएगी, गिव स्कॉलरशिप की। अदरवाइज आउटपुट क्या आएगी, यू डू नॉट क्वालिफाई फॉर स्कॉलरशिप। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर है 121, कंट्रोल स्ट्रक्चर लूप्स। देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर नो एज लूप। फर्स्ट जो कंट्रोल स्ट्रक्चर की टाइप स्टडी की थी वो थी इफ एल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट में क्या है, लूप्स है। लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर आइटरेट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन। अब लूप कंट्रोल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आइटरेट करता है, बेस करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन पे जो प्रोवाइड की जाती हैं। अब लूप क्या होगा, उतने टाइम आइटरेट करेगा जितने टाइम क्या है, जब तक उसकी कंडीशन ट्रू होगी। जहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, लूप क्या किया, टर्मिनेट कर गया। एग्जाम्पल इसकी है, दो तरह से हम जो है उसको आइट्रेशन को राइट कर सकते हैं। फर्स्ट में देखते हैं क्या है एग्जाम्पल, वी आर इंटरेस्टेड टू प्रिंट द काउंटिंग फ्रॉम 1 to 5। अब क्या हमने प्रिंट करनी है काउंटिंग 1 से लेकर 5 तक। जो वन वे है हमारे पास इसकी कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं वो क्या है, सी आउट राइट करें हम। आउटपुट के लिए, प्रिंट के लिए कमांड जो यूज़ करते हैं वो सी आउट की यूज़ करते हैं। फिर एंगल ब्रैकेट नेक्स्ट उसमें आए 1 2 3 4। इसी तरह हमने क्या करना है, सी आउट की कमांड देते हुए हमने प्रिंट करवाना है 1 से लेकर 5 तक। सेकेंड मेथड जो है, डूइंग दिस यूजिंग लूप इज़ ईजियर। वी जस्ट नीड टू गिव वन स्टेटमेंट दैट इज़ प्रिंटिंग काउंटिंग एंड यू नीड टू टेल दैट हाउ मैनी टाइम यू वांट टू डू इट। अब क्या है, लूप को यूज़ करते हुए ईजी हो जाएगा कि हमने जस्ट एक सिंपल वन स्टेटमेंट देनी है जो क्या करेगी, हमारी जितनी भी काउंटिंग होगी, जो हमने कंडीशन गिवन होगी उसका वो प्रिंट कर दे रहेगी। खुद ब खुद लूप जो है वो रिपीट होता रहेगा, आइट्रेशन होती रहेगी। अब देखें इंट क्या है, i इक्वल टू 1। अब एक डाटा टाइप जो हमारे पास, अब इंटीजर क्या वेरिएबल लिया हमने i, उसको डिक्लेयर करवाया और i में क्या कर दिया, स्टोर किया 1। वाइल लूप यूज़ किया, वाइल i इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब क्या है, i 1 के इक्वल था, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है। कंडीशन ट्रू हुई, क्या हुआ, बॉडी में आ गया लूप की और प्रिंट करवा दिया i क्या था, 1 था, प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, i की वैल्यू 1 थी, i 1 + 1 इक्वल टू 2। यहाँ पे क्या होगी, i की वैल्यू 2 हुई। फिर क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन चेक होने के बाद 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 5, फिर प्रिंट करवा दिया 2। नेक्स्ट में क्या होगा, 2 में इंक्रीमेंट होगा 1 का। फिर क्या होगा, फिर कंडीशन चेक होगी दोबारा, इसी तरह कंडीशन चेक होती रहेगी, 5 आ जाएगा। फिर 5 इज़ इक्वल टू 5, प्रिंट करवा दिया 5, ठीक है। उसके बाद जब 5 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो क्या हो जाएगी, i की वैल्यू 6 होगी। जब दोबारा यहाँ कंडीशन चेक होगी तो क्या है, i 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी, ना तो 6 5 से लेस है ना ही इक्वल है। 6 क्या है, ग्रेटर है, कंडीशन फॉल्स हुई, क्या होगा, लूप टर्मिनेट कर जाएगा। यहाँ पर होता है मॉड्यूल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट मॉड्यूल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge Hub. Introduction to Computing CS 101. Today our module is 122 to 125. Programming languages के ये last modules हैं. First है programming concurrent activities. Second is arithmetic operators, rational operators and logical operators. मॉड्यूल नंबर 122 है प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़। प्रोग्रामिंग कंकरेंट एक्टिविटीज़ में फ़र्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि
पैरेलल प्रोसेसिंग है क्या? Simultaneous execution of multiple activation is called parallel processing और concurrent processing. Parallel processing या concurrent processing में क्या होता है कि multiple execution हो रही होती है हमारे पास मल्टीपल एक्टिविटीज़ की एक ही टाइम में मोर देन वन एक्टिविटीज़ जो क्या हैं वो एग्जीक्यूट कर रही होती हैं. ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स मल्टीपल सीपीयू कोर्स वन टू एग्जीक्यूट ईच एक्टिवेशन. क्या है ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर करती है मल्टीपल सीपीयू कोर्स को कि वन टू एग्जीक्यूट ईच एक्टिवेशन के हर एक जो है एक्टिवेशन जो है एक्टिविटीज़ जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है. When only one CPU is available, जब क्या होता है वन CPU अवेलेबल होता है तो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑब्टेन होती है. वो क्या करती है अलाउ कर देती है सिंगल प्रोसेसर को और डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं जिन्होंने सिमल्टेनियसली एग्जीक्यूट होना होता है उनको वो क्या करते हैं कि वो टाइमली मैनर्स में उनको अरेंज कर देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर एक एक्टिविटी क्या होगी एग्जीक्यूट होगी. टाइम शेयर होता है उनमें सिंगल प्रोसेसर जब आ जाता है. अ मोर कॉम्प्लेक्स इशू एसोसिएटेड विद पैरेलल प्रोसेसिंग इन्वॉल्व हैंडलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन थ्रेड. अब जो मोर कॉम्प्लेक्स इशू है पैरेलल प्रोसेसिंग में वो यह है इन्वॉल्व करता है कि थ्रेड्स में जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है. थ्रेड्स यूज़ होते हैं जावा की जो लैंग्वेज है उसमें थ्रेड्स को यूज़ किया जाता है. उनमें जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है थ्रेड्स में पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि कैसे वो उनकी कम्युनिकेशन को हैंडल करे. डायग्राम में देखें कॉलिंग प्रोग्राम यूनिट है. अब यूनिट है जो ये एग्जीक्यूट हो रहा है. अब यहाँ पे एक पॉइंट आया है कि कॉलिंग प्रोग्राम यूनिट रिक्वेस्ट फंक्शन के जो प्रोग्राम यूनिट है उसने क्या किया रिक्वेस्ट किया फंक्शन की. अब जिस फंक्शन की रिक्वेस्ट की है प्रोग्राम यूनिट ने कॉल किया जिस फंक्शन को वो क्या है फंक्शन एक्टिवेट है. एक टाइम पे वो क्या है साइड पे वो फंक्शन क्या रन हो रहा है क्योंकि एक्टिवेट है फंक्शन तो जाहिर सी बात है वो फंक्शन क्या है रन भी हो रहा है एग्जीक्यूट हो रहा है. और साथ ही एक दूसरे प्रोग्राम ने क्या किया उस फंक्शन को कॉल कर दिया. तो इसमें क्या होगा पैरेलल प्रोसेसिंग में कि सेम टाइम पे दोनों जो है फंक्शंस की प्रोग्राम की भी और जिस फंक्शन को कॉल किया है वो ऑलरेडी एग्जीक्यूशन फॉर्म में है. दोनों की क्या होगी पैरेलल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी. बोथ यूनिट्स एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट है मॉड्यूल नंबर 123 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अर्थमेटिक ऑपरेटर. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आता है यूज़ ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड उसके एग्जांपल्स हैं. सी लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेटर. सी लैंग्वेज सी प्लस प्लस जावा में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें क्या होते हैं ये अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं जिनको हम मोस्टली यूज़ करते हैं. फर्स्ट पे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, स्टैटिक और डिवीजन के लिए यूज़ करते हैं, स्लैश को मॉडुलस के लिए यूज़ करते हैं हम. However, the slash has a difference if one of the operand is decimal number. अब क्या होगा कि स्लैश जो यूज़ किया डिवीजन के लिए वो एक डिफरेंस है. अब जो ऑपेरेंट होगा अगर तो वो डेसिमल नंबर में है फ्लोटिंग में है तो हर एक की क्या होगी आउटपुट डिफरेंट आएगी. एग्जांपल में देखते हैं नंबर है हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट में है डाटा टाइप उनकी फ्लोट में है 5.0 डिवाइडेड बाय 2/0 वुड रिजल्ट इनटू 2.5. अब देखें डिफरेंट रिजल्ट आया जब हमने डिवाइड किया फ्लोटिंग पॉइंट्स को 5.0 को 2.0 से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2.5 में. लेकिन क्या होगा जब हम डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ करते हुए हम डिवाइड करेंगे इनको लेकिन इन्हीं नंबर्स को लेकिन इनकी डाटा टाइप क्या होगी फ्लोट में नहीं होगी इंटीजर्स में होगी. जब इंटीजर में होगी 5 डिवाइडेड बाय 2 वुड रिजल्ट इनटू 2 तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा. जो आउटपुट है वो भी 2 में आएगी. द रिमेनिंग 1 कैन बी एक्वायर्ड बाय यूजिंग द मॉडुलस ऑपरेटर. मॉडुलस ऑपरेटर को जब यूज़ करेंगे तो आंसर क्या आएगा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो 1 आएगा. नेक्स्ट है मॉड्यूल 124 रैशनल ऑपरेटर. सी लैंग्वेज हैज़ द फॉलोइंग रैशनल ऑपरेटर से मल्टीपल रैशनल ऑपरेटर यूज़ किए जाते हैं सी लैंग्वेजेस में सी प्लस प्लस में और जावा में. द रैशनल ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर वैल्यूज़ ऑफ 2 वेरिएबल्स. अब रैशनल ऑपरेटर जो यूज़ होते हैं वो 2 वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं. अब लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास डिफरेंट आ गए हैं रैशनल ऑपरेटर्स जिनको हम यूज़ करते हैं कंपेयर करने के लिए 2 वेरिएबल्स को. एग्जांपल है रैशनल ऑपरेटर की हमारे पास वाइड मेन अब एक फंक्शन है. फंक्शन में देखें उसकी बॉडी में इंटीजर a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 20 c इक्वल टू 10 क्या है इंटीजर्स हमारे पास वैल्यूज़ हैं वेरिएबल्स हैं उनको हमने असाइन कर दी वैल्यूज़ यहाँ पर डिक्लेयर करवा दिया इंटीजर्स को फंक्शन के अंदर फंक्शन की बॉडी में.
फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन बी। अब यूज़ किया हमने रैशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन के रैशनल ऑपरेटर का यूज़ किया। अगर तो ए बी से ग्रेटर है तो आउटपुट क्या आ जाए, ए इज़ ग्रेटर। और यहाँ पे एंड ऑफ लाइन क्या है कि यहाँ पे लाइन एंड हो रही है, फिर क्या चला जाए न्यू लाइन पे। इसकी आउटपुट तब भी आएगी जब क्या होगा, ए ग्रेटर होगा बी से। लेकिन देखें ए क्या है 10 है, बी क्या है 20। अब ए ग्रेटर तो नहीं है, ए है स्मॉलर बी से, तो क्या होगा फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आएगा इफ़ ए लेस देन बी। अगर ए लेस है बी से तो क्या हो, स्मॉलर प्रिंट करवाते। अब यहाँ पे स्मॉलर का जो है रैशनल ऑपरेटर यूज़ किया गया। अब देखिए आउटपुट आगे ए इज स्मॉलर है। इफ़ ए लेस देन इक्वल टू सी, या तो ए लेस हो सी से या फिर क्या हो स्मॉल हो। अब देखें यहाँ पे दोनों कंडीशंस ट्रू हो रहे हैं, ए 10 है सी भी 10 है। लेस यहाँ पे क्या है, ए इक्वल हो रहा है सी से, सी के इक्वल है, ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी। ये आउटपुट आ गई इसकी। नेक्स्ट पे क्या है, इफ़ ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अब देखें ना ही ए स्मॉलर है ना ही ए ग्रेटर है, सी से क्या है दोनों इक्वल हैं, तो आउटपुट आ गई। जो हमारे पास स्टेटमेंट रॉन्ग थी उसकी क्या हुई, आउटपुट हमारे पास शो नहीं हुई। नेक्स्ट है मॉड्यूल 125 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज़ किए जाते हैं वो है मोस्टली 3 हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। फर्स्ट है हमारे पास एंड ऑपरेटर, सेकंड है और ऑपरेटर, और थर्ड है नॉट ऑपरेटर। जो एंड और ऑपरेटर है वो क्या है, दोनों बाइनरी ऑपरेटर है। लेकिन जो नॉट ऑपरेटर है वो यूनिटरी ऑपरेटर है, जिसमें क्या होती है टोटली वैल्यू 1 होती है। एग्जाम्पल है, इन मेन का एक फंक्शन क्रिएट किया, इंट नंबर 1 इक्वल टू 32 नंबर्स डिक्लेयर करवाए, वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करा। उसमें क्या किया, वैल्यू स्टोर करवाई। नंबर 1 में स्टोर करवाई वैल्यू 32, में स्टोर करवाई वैल्यू 40 स्टोर करवाती। इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अगर अभी देखें लॉजिकल ऑपरेटर जहाँ पे यूज़ करना है तो इसमें हमने साथ लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ किया, रैशनल ऑपरेटर्स को भी यूज़ किया। ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर नंबर 1 ग्रेटर है इक्वल है 40 के। अब जो पैरेलल लाइंस आ रही हैं 2, इसका कौन सा ऑपरेटर है, लॉजिक ऑपरेटर और है। नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 40, अगर तो नंबर 1 भी ग्रेटर है इक्वल है 40 के, और नंबर 2 भी इक्वल है ग्रेटर है 40 के। दोनों में से कोई और में क्या होता है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या होता है, इफ़ की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन एंड में क्या होता है, दोनों कंडीशन का ट्रू होना मस्ट है। ये हम प्रीवियस बाइनरी के मॉड्यूल्स में डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब नंबर 1 क्या है, 30 है। 30 क्या है, ना ही 20, नंबर 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड नंबर 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब देखो दोनों जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, 20 से ग्रेटर है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गई या कंडीशन ट्रू होगी तो प्रिंट क्या होगा, एंड इफ ब्लॉक गेट एग्जीक्यूट, और क्या है लाइन एंड हो रही है यहाँ पे। इफ़ नॉट नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब जो नंबर है, अब यहाँ पे नॉट का ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, लॉजिक ऑपरेटर। पहले कंडीशन आ गई, कंडीशन के स्टार्ट में क्या लगता है, हमेशा नॉट लगता है और फिर ब्रैकेट्स आ जाती हैं। नंबर 130 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 40, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। अगर तो नहीं है तो फिर आउटपुट क्या है, नॉट इफ़ ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड। और फिर एंड में क्या है, अगर कोई भी स्टेटमेंट नहीं ट्रू तो वो क्या हो जाए, रिटर्न कर दे 0। अब आउटपुट में जो वैल्यू आई, जो कंडीशन एक ट्रू हुई थी वो थी और इफ़ ब्लॉक्स गेट एग्जीक्यूटेड। यहाँ पर होते हैं मॉड्यूल कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियोस में अपने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट मॉड्यूल्स में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मॉड्यूल। तब तक के लिए अल्लाह।